Hello everyone. Today we are going to start a very important portion of the syllabus of mathematics, जो statistics है. अगर आप लोगों को पता हो तो सीए फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स का वेटेज 40% का है, जितना हमें पास होने के लिए चाहिए होता है, और सीए में इसका वेटेज 60% के आसपास का है. तो दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम उसको स्टार्ट करेंगे. अगर आपने अपना सिलेबस देखा हो तो सीए फाउंडेशन में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है. उसमें एक एक टर्म्स की डेफिनेशंस और कौन कौन से ग्राफ्स यूज होते हैं मोड मीन मीडियन मोड को डिटरमाइन करने के लिए, वो सारी चीज़ें रहती जो कि हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ते हुए कवर करेंगे फर्दर चैप्टर्स में. स्टैटिस्टिक्स का जो दूसरा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो हम पहला चैप्टर को स्किप कर रहे हैं और हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से. इसका मतलब ये नहीं कि पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे नहीं. इसका मतलब ये है हम पहले चैप्टर को जो भी इसमें सब पॉइंट्स हैं वो आने वाले चैप्टर्स में हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे. सो टिल द टाइम स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा यू विल रियलाइज कि आपने पहले चैप्टर के सारे पॉइंट्स पढ़ रखे हैं. ओके, तो हम सबसे पहले हम लोग पहला तो चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, सो लेट अस बिगिन. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? हम कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जो ऑन एन एवरेज पूरे मेरे डेटा को डिस्क्राइब कर सके. जब भी मैं वर्ड ऑन एन एवरेज बोलता हूँ, तीन तरीके के सेंट्रल टेंडेंसी आ जाते हैं. तीन तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी होती है. एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड. ओके, सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट 1, ये मीन है. सबसे पहले हम मीन को पढ़ेंगे. आपके सिलेबस में तीन तरीके के मीन डिस्क्राइब हैं. तीन तरीके के. पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है हार्मोनिक मीन. इफ यू रिमेंबर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ा था. ओके, हमने सीरीज वहां पर रखी है. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है. यहाँ पे हम उनके मीन को कैलकुलेट करेंगे. इसका मतलब हमें जो डेटा दिया होगा वो या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, या तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा. ओके, तो इसका सब पॉइंट ए जो है वो अरिथमेटिक मीन है. अरिथमेटिक मीन. सो अरिथमेटिक मीन इसी को एवरेज भी कहते हैं. ओके, मीन को हमेशा हम एक्स बार से डिनोट करते हैं. ओके, एक्स और उसके ऊपर एक बार लगा होता है. जो जनरल मीन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. ओके, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसको हम किसी भी सर्कमस्टेंस में यूज कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव हमारा डेटा कैसे क्लासिफाइड है. अभी आगे चल के हम बात करेंगे डेटा को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में अभी के लिए हमें ये जानना होगा कि एक जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है मीन का. जनरल फॉर्मूला है x बार विल बी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एक एग्जांपल लेते हैं
एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि होता क्या है ये। मैं कहता हूँ आपकी क्लास में कुछ लोगों को मार्क्स मिले से 50, 60, 70, 80 एंड 90। ओके, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मीन ऑफ द डेटा। ओके, मीन क्या होगा? तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। मतलब 5 लोगों का डेटा हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हमें पता है 5 है, इनका सम कर लेंगे तो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस कितना आ रहा है? लेट्स फाइंड आउट 90 plus 80 plus 70 plus 60 plus 50. Okay, so it will be 90 plus 80 plus 70 plus 60 plus 50. So it will be 350 marks. So obviously the mean will be 70 marks. That means on an average क्लास में जो भी 5 स्टूडेंट्स हैं वो ऑन एन एवरेज 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ये क्लास का एवरेज हुआ। ओके, हम अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत क्या पड़ती है? अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम एक ग्रुप ऑफ डेटा को हम दूसरे ग्रुप ऑफ डेटा से कंपेयर कर सकें। ओके, जब आप बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, इफ़ यू हैव टू कंपेयर टू क्लासेस, उसमें कौन सा क्लास बढ़िया है कौन सा क्लास बेकार है, उसको किस बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे? उसको आप इसी बेसिस पे डिटरमाइन करोगे ना कि उस क्लास में एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के कितने आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ क्लास 1 है, अगर मैं कहता हूँ क्लास 1 है और एक क्लास 2 है, क्लास 1 में एवरेज मार्क्स 70 मार्क्स है, क्लास 2 में एवरेज मार्क्स 80 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली क्लास 2 में दे आर मोर ब्राइट स्टूडेंट्स। ओके, हम क्लास 1 में 50 बच्चे हैं, क्लास 2 में 60 बच्चे हैं, इट डजंट मैटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मीन डजंट मैटर, क्योंकि ऑन एन एवरेज बच्चा इतना लेके आ रहा है 70 मार्क्स और 80 मार्क्स। देयरफॉर मीन इज अ डेटा जो हम कैलकुलेट करते हैं in order to compare two different sets of data. I hope this is very clear. Arithmetic mean हम क्यों निकालते हैं? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है arithmetic mean निकालते ही क्यों है। Okay, just because फॉर्मूला दिया हुआ है it doesn't mean कि हमें उसको मदद करना है। Okay, arithmetic mean हो गया। अब डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत अलग अलग तरीके के डेटा दिए हों। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अरिथमेटिक मीन के अलग अलग फॉर्मूले आपके उसमें बुक में दिए हुए हैं। सो अरिथमेटिक मीन के अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं। सो अरिथमेटिक मीन, तो अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा बहुत तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। एक तरीका होता है डेटा को क्लासिफाई करने का कि अनग्रुप, कुछ किया ही नहीं, 50 लोगों का डेटा है, 50 लोगों का डेटा ऐसे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी को 50 मार्क्स मिले, 60 मार्क्स मिले, 70 मार्क्स मिले, 85 मिले, 90 मिले। एक अनग्रुप डेटा है जिसको हमने क्लासिफाई नहीं किया है, इसको इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। ओके, दूसरा आता है ग्रुप डेटा, मतलब हमने डेटा इकट्ठा किया है और उस पर थोड़ी सी मेहनत करी है, उसको क्लासिफाई कर दिया है हमने। तो क्लासिफाई भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो गया, तो कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, पहले तरीके को। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक्सक्यूज मी, सपोज मार्क्स की बात कर लेते हैं। ओके, किसी को 50 मार्क्स मिले हैं, किसी को 60 मिले हैं, 70 मिले हैं, 70 मिले हैं, 75 भी मिले हैं, 80 मिले हैं। ओके, 50 मार्क्स पाने वाले 5 लोग हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल की जो मार्क्स है उसको हम कहते हैं एक्स। एक्स एक वेरिएबल है यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं एफ।
इसका मतलब है कि वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है डेटा में। ओके, तो हमने उसको क्लासिफिकेशन दे दी है कि 50 5 बार हो रहा है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 55 टाइम्स हमने लिख दिया कि 50 की फ्रीक्वेंसी 5 है। 60 की फ्रीक्वेंसी हो सकता है 60 सिर्फ एक लोग को मिला हो, 70 हो सकता है 70 मार्क्स 3 लोगों को मिला हो, 75 2 लोगों को मिला हो, 80 हो सकता है 4 लोगों को मिला हो। अब देखना इंडिविजुअल सीरीज में जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, ऊपर जो हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे, ये मार्क्स वाला हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल है। 50 60 70 80 90 मार्क्स आए किसी के, और उसका हमने मीन निकाल दिया। कैसे निकाला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगा के। अब देखना इन्होंने उसको कैसे बुक में आके कैसे लिखा है। इन्होंने लिखा है एक्स बार विल बी, इन्होंने लिखा है एक्स बार विल बी सिग्मा ऑफ एक्स माने सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स या फिर सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा 350 यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से। इस एग्जांपल के हिसाब से क्या हो जाएगा 350 and number of observations will be 5 observations, so your mean will be 70. In case of discrete series, अगर मैं discrete series की बात करूँ तो discrete series में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूला में। यहाँ पे भी sum of all the observations है। अगर मैं इसी डेटा को इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से लिखता तो 50 को 5 बार लिखता, 60 को 1 बार लिखता, 70 को 3 बार लिखता, 75 को 2 बार लिखता, 80 को 4 बार लिखता। सो आखिर में फॉर्मूला तो हमारा वही बनता है, sum of all the observations divided by number of observations। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया, लिखने का तरीका अलग है, बाकी मतलब वही है, सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है वही तो है, कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने लोगों के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम सिग्मा एफ निकाल लेंगे। फिर सिग्मा सिग्मा एफ इंटू एक्स क्या है, सिग्मा एफ इंटू एक्स इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा वही है, तरीका सिर्फ लिखने का बदल गया है। दूसरा सीरीज आ जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्लास इंटरवल्स बना देते हैं, क्लास इंटरवल्स। ओके, क्लास इंटरवल्स जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मार्क्स का ही, क्लास में किसी के मार्क्स आए और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हमने इंटरवल ले लिया 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। सपोज 0 से 10 मार्क्स लाने वाले, 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले 5 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले 3 लोग हैं, 20 से 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले 2 लोग हैं। ओके, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम कंटिन्यूस सीरीज में डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं, इट इज़ मोर ईजियर टू इंटरप्रेट, तो इसलिए क्लास इंटरवल्स का यूज़ होता है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने फॉर्मूला, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका, जो भी सबसे पहला स्टेप होगा वहाँ पे ये होगा कि हम एक मिड मार्क ऑब्टेन करें। मिड मार्क क्या होता है अभी बताते हैं एक एग्जांपल से। उसके बाद हम डिस्क्रीट सीरीज वाला एक फॉर्मूला लगा देंगे जो कि एक्स बार था, which is sigma f into x divided by sigma of f। जो मिड मार्क होगा वही आपका वेरिएबल होगा, x होगा। सो एग्जांपल ले लेते हैं, यही जो मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिखा है इसी को मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस केस में भी डिस्क्रीट सीरीज में भी यही एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो हमारे पास x है और मेरे पास f है। x 50 है, 60 है, 70 है, 75 and 80। corresponding frequencies is 5, 1, 3, 2 and 4। sum of frequencies कितना हो जाएगा 6, 3, 9, 11 and 4, 15। तो टोटल 15 लोगों के मार्क्स यहाँ लिखेंगे। फिर हम x इंटू एफ निकालेंगे, माने वेरिएबल इंटू फ्रीक्वेंसी। इससे हमें क्या मिल रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने लोगों कितने कितने
इंडिविजुअल लोगों ने कितने कितने मार्क्स हैं उसका पूरा सम। सो 15 to 5 250, 16 to 160, then 210, 150 and then 320। सो इसका सम कर लेते हैं। So it will be 990 marks, 990 marks। अब इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। x बार सिग्मा x इंटू एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा x इंटू एफ कितना लिखा हुआ है? 990 डिवाइडेड बाय 15। तो मेरा मीन कितना आ जाएगा? मीन विल बी 66 मार्क्स। ओके, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर बंदा क्लास में 66 मार्क्स स्कोर कर रहा है। इस क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है? 66। ओके, फिर हम कंटिन्यूस सीरीज में सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30। तो हम इसका सबसे पहले मिड मार्क निकालेंगे। मैं इस डेटा को थोड़ा सा उधर कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। इस पूरे डेटा को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। इसको भी शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस डेटा ठीक है। तो मिड मार्क क्या होता है? अगर हमारे क्लास इंटरवल्स दिए हुए तो मिड मार्क होगा जो लोअर क्लास बाउंड्री है। एक चीज समझ लेते हैं, जो स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ है और जो एंड में नंबर लिखा हुआ है इसको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। बाउंड्रीज का मतलब द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, मिड मार्क क्या होगा? उन दोनों एक्सट्रीम्स का एवरेज, माने 0 और 10 का एवरेज, 0 प्लस 10 बाई 2 इट विल बी 5 मार्क्स। 20 और 10 का एवरेज 15 और 20 और 30 का एवरेज 25। इसको कहते हैं मिड मार्क। ये एक्स आ जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी चेक कर लेते हैं ऊपर, 5 3 एंड 2। सो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 5 3 एंड 2। अब हम x इंटू एफ निकाल लेंगे। तो x हमारा मिड मार्क है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है। सो इट विल 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 3 45, 25 इंटू 2 50। सो टोटल x इंटू एफ कितना आ जाएगा? 25 प्लस 45 प्लस 50, इट विल बी 120 मार्क्स। सिग्मा एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी 10 लोगों की है। तो अगर हम यहाँ पे x बार निकालेंगे तो फिर डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सिग्मा x इंटू एफ डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ। तो इट विल बी 120 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 12 मार्क्स। इसका मतलब जो क्लास है हमारा पूरा 10 बच्चों का, उस क्लास का एवरेज 12 मार्क्स है। उस क्लास का एवरेज 12 मार्क्स है। ओके, तो अगर मैं समअप करूँ, अब हमने 3 तरीके के एवरेजेस अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा है। 3 अलग अलग तरीके के डेटा थे। ओके, तो पहला अरिथमेटिक मीन की अगर मैं बात करूँ, समअप कर देता हूँ। पहला डेटा है अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में इंडिविजुअल सीरीज आती है, सिंपल मार्क्स लिखे हुए रॉ डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज आती है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? एक्स बार विल बी सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये पहला फॉर्मूला हो गया। फिर हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप डेटा में
सबसे पहला जो है वो डिस्क्रीट सीरीज आता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि हर एक वेरिएबल की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब अगर डेटा रिपीटेटिव है तो हम उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हर एक वेरिएबल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा ऑफ एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। ओके, उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में हमने बात किया। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे पहचानेंगे? जिस भी डेटा में क्लास इंटरवल्स होगा, क्लास इंटरवल्स जैसे 0 से 10, 0 से 20, 20 से 30, इस तरीके के जो भी क्लास इंटरवल्स होंगे, इन दैट केस सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो मिड मार्क फाइंड करना है। मिड मार्क क्या है? और दूसरा स्टेप होगा हम सिंपल वही डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा सिग्मा ऑफ एफ। ओके, एक चीज नोट कर लेते हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि सिग्मा ऑफ एफ ये होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया था मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो वहां पे हमने सिग्मा एफ जो निकाला था ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इस एग्जांपल में। यहाँ पे जो सिग्मा एफ हमने निकाल रखा है 15, यहाँ पे जो हमने सिग्मा एफ 15 निकाल रखा है ना, सिग्मा एफ हमने यहाँ पे जो 15 निकाल रखा है, इसका मतलब कि क्लास में टोटल बच्चे 15 ही है। ओके, क्लास में टोटल बच्चे 15 है। तो सिग्मा एफ क्या बताता है हमें? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी को ना कभी कभी क्या होता है कि बुक्स में इसको कैपिटल एन से डिनोट कर देता है, इसी को कैपिटल एन से डिनोट कर देता है, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्मॉल एन से डिनोट करता है। तो कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि एन क्या है, कौन सा एन कहाँ पे यूज करना है। सो इंडिविजुअल सीरीज में हमने स्मॉल एन को यूज किया है, बाकी जगह हमने सिग्मा एफ की जगह पे कैपिटल एन भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमें पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि कभी कभी अगर हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का माने हो गया सिग्मा एक्स निकालना है हमें। ओके, तो अगर मैं एन को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो फॉर्मूला है वो मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसी को मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो मैंने कहा कि सिग्मा एक्स विल बी मीन क्या होता है? एक्स बार इनटू एन। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन टोटल। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि मीन, इसको मैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कह देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस पे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज डोंट स्किप दिस पार्ट। ओके, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे चीजें समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको डेटा दिया हुआ है जैसे सपोज 2 4 6, एक इंडिविजुअल सीरीज है 2 4 6। इसका मीन कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा? 2 + 4 + 6 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 3 है। ओके, तो ये कितना आ गया? 12 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा मीन कितना आ गया? 4।
हमारा मीन 4 आ गया। ओके, अब मैं कहता हूँ कि मैंने हर एक एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी सीरीज में 2 4 6 3 नंबर थे, मैंने हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ जाएगा ये? 6, 12 एंड 18। अब हम x बार निकालते हैं नए सीरीज का जो 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है। सो 6 प्लस 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय 3, तो द आंसर विल बी 12। आपने एक स्टेज बार नोटिस करी होगी कि हमने हर एक एक इंडिविजुअल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो करस्पॉन्डिंगली हमारा मेन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, इसको बुक्स में कैसे लिखते हैं? ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको बुक्स में बोला गया चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। दो बातें बोली जाती हैं आपके बुक्स में, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इंडिविजुअल किसी एक वेरिएबल को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा करस्पॉन्डिंग मीन भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, चेंज ऑफ ऑरिजिन क्या होता है? सो चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यही नंबर ले लूँ, मैं यही डेटा ले लूँ 2, 4 एंड 6, इसका मीन हमें पता है 3 आएगा, सॉरी 4 आएगा। इसमें हम 3 को ऐड कर देते हैं, तो मेरा न्यू डेटा क्या आ गया? 3 to 5, 4 plus 3 is 7 एंड 6 plus 3 is 9। अब मैं मीन निकालता हूँ, मेरा नया मीन क्या आ जाएगा? 5 plus 7 plus 9 divided by 3, so it will be 7। तो हमने जब एक एक वेरिएबल को 3 ऐड कर दिया एक वेरिएबल में, तो हमारा मेन में भी 3 ऐड हो गए। आप देख सकते हैं हमारे मेन में भी 3 ऐड हो गए होंगे। 4 plus 3 is 7। इसी को चेंज ऑफ ऑरिजिन बोलते हैं कि हमने एक वेरिएबल में, वेरिएबल के सारे टर्म्स में हमने एक कांस्टेंट को ऐड किया, तो हमारा मेन भी उस कांस्टेंट से बढ़ जाता है। अब इसको अगर मैं समअप करूँ इसको अगर मैं समअप करूँ तो इसको समअप हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मेरा कोई वेरिएबल x है, मेरा अगर कोई वेरिएबल x है, ओके, वेरिएबल x है, ठीक है, इसमें हमने दो फंक्शंस को किया। पहला हमने क्या किया? चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड देन चेंज ऑफ स्केल। ऑरिजिन को हमने क्या किया? चेंज ऑफ स्केल। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? हमने कुछ उसमें ऐड किया है। स्केल का मतलब क्या होता है? हमने कुछ उसमें मल्टीप्लाई किया है। हमने ऐड किया, सपोज ए को ऐड किया और बी को मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा कि अगर हम किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नया मीन क्या हो जाएगा? न्यू मीन क्या हो जाएगा? पहली बात तो हमने मल्टीप्लाई करी है, मल्टीप्लाई करा है तो हमारा मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मतलब हमारा मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ए ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ हर एक इंडिविजुअल टर्म में ए को ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछेगा वो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि चेंज ऑफ स्केल बी है तो हमारा मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर चेंज ऑफ ऑरिजिन है मतलब हमने कुछ इंडिविजुअल वेरिएबल में ऐड किया है, हमारा मीन भी करस्पॉन्डिंगली उतने वेरिएबल से ऐड हो जाएगा, उतने ही कांस्टेंट से ऐड हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है मीन की।
ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सपोज देर आर 5 स्टूडेंट्स, सो 5 स्टूडेंट है टोटल, एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। उन पांचों का मीन 50 केजीज है। सपोज हम वेट्स का मीन ले रहे हैं, ओके, हम वेट्स का मीन ले रहे हैं, उनका मीन 50 किलो है, 5 लोग हैं। जो उनमें से पहले 3 लोग हैं, ठीक है, उनमें से जो फर्स्ट 3 पीपल है, फर्स्ट 3, उनका मीन, पहले के 3 लोगों का, उनका मीन 43 केजीज है। हमें बताना है कि रिमेनिंग जो 2 लोग हैं उनका वेट, रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनका हमें 2 चीज़ पता करना है। एक तो उनका वेट्स का सम, वेट्स का सम क्या होगा, और उन बचे हुए 2 लोगों का मीन कितना होगा। हमें 5 लोगों का मीन टोटल दे रखा है और हमें पहले 3 लोगों का मीन दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि बचे हुए 2 लोगों का, पहली बात तो जो वेट है उनका सम कितना है और बचे हुए 2 लोगों का मीन कितना है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स बार, लेट मी शो यू, ये वाला, ये वाला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सवाल आता है, ओके। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मैं इन 2 डेटा का यूज कर रहा हूँ, इन 2 डेटा का। तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि सम ऑफ वेट्स ऑफ 5 पीपल इन टोटल कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स बार इंटू एन, एक्स बार कितने हैं 50 केजीज इंटू 5, सो इट विल बी 250 केजीज। इसका मतलब 250 किलो वेट है 5 लोगों का मिला के। उसके बाद मैं इस डेटा का यूज़ करूँगा। इस डेटा में क्या दे रखा है, हमें ये भी पता है कि ये 3 लोगों का वेट है, 3 लोगों का वेट है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहले 3 लोगों का सम ऑफ वेट्स कितना है। सो इट विल बी 3 इंटू 43, दिस विल बी 126 केजीज। इसका मतलब पहले 3 लोगों का वेट का सम 126 किलो है और पूरे 5 लोगों का सम 250 किलो है। ये 5 लोगों का सम 250 किलो है, पहले 3 लोगों का सम 126 किलो है, तो बचे हुए 2 लोगों का सम कितना आ जाएगा, 5 लोगों का सम माइनस 3 लोगों का सम, वेट्स का सम, ओके। सो 250 केजीज माइनस 126 केजीज, कितना आ जाएगा ये, इट विल बी 124 केजीज। ये 2 लोगों का सम आ गया। तो अगर हमें सम पता है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है, तो हम मीन भी निकाल सकते हैं 2 लोगों का। मीन ऑफ 2 पीपल कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस माने सिग्मा एक्स ऑफ 2 पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 2 है। सिग्मा ऑफ 2 पीपल 124 केजीज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम 2 लोगों का मीन निकाल रहे हैं, इसका मतलब आंसर 62 केजीज होगा। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है, ओके। सो अगर हम एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की बात करें तो देख लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो कि मीन और उसकी प्रॉपर्टीज पे जो पूछे गए हैं। तो लेट अस हैव एन आइडिया किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ओके। सो दिस इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रेजेंटेड बाय मी सी रजत वैश, ओके। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखो वेट वाला ही क्वेश्चन पहला आ गया। मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स 110 केजी है। क्या दे रखा है आपको? मीन वेट 15 स्टूडेंट्स का, मीन वेट 15 स्टूडेंट्स का 110 केजी है। उसके बाद बोला है मीन वेट ऑफ 5 ऑफ देम, उनमें से 5 का मीन वेट वो है 100 केजीज। उसके बाद बोला है और 5 लोगों का मीन, और भी 5 लोगों का मीन वो 125 केजीज है। टोटल 15 लोग हैं, 5 और 5 10 लोगों का मीन 5-5 करके अलग अलग दिया हुआ है। और फिर पूछा है आपसे मीन ऑफ वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या होगा। तो मीन फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें 15 लोगों का सम ऑफ, हमें 15 लोगों का मीन पता है, तो हम 15 लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं इस डेटा से। 15 लोगों का हमें सम मीन पता है, तो हम 15 लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिग्मा ऑफ एक्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एक्स बार इंटू एन। सो एक्स बार कितना है? 110 केजीज, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 स्टूडेंट्स है, सो ये 1650 केजीज आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 5 लोगों का हम मीन निकाल सकते हैं। मीन दिया हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स बार इंटू एन। एक्स बार 100 केजीज है, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, तो ये 500 केजी आ जाएगा। सिमिलरली जो बचे हुए 5 लोग हैं उनका भी हम निकाल लेते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 125 इंटू 5, इट विल बी 625 केजीज। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें पता लगाना है बचे हुए 5 लोगों का सम कितना हो जाएगा। तो टोटल में 15 लोग हैं, इनमें से मैं पहले 5 वालों को घटा दूँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद बचे हुए 5 लोगों को घटा देता हूँ। टोटल कितना आ जाएगा? 1650 माइनस 500 माइनस 625। ओके, तो कितना आ गया ये? 525 केजीज। अब हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है कितने लोगों का? 5 लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपसे पूछ लिया मीन निकाल दो, तो आपको पता है सिग्मा x5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिग्मा x5 525 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, तो आंसर विल बी 105 kgs. So let us see. So option B is the right answer. Option B is the right answer. हम 45th क्वेश्चन कर रहे थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कोई। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मीन की हमने चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन वाला पार्ट पढ़ा था ना, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मीन, उसको देख लेते हैं। क्या किया? मीन ऑफ वेरिएबल x 50 है, तो मीन ऑफ u 10 प्लस 5x क्या होगा? अब देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल को और उसमें 10 ऐड किया है, 10 ऐड किया है और वेरिएबल को 5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा मीन होगा ना, वो भी 5 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें 10 ऐड होगा। तो हमारा मीन x बार है, तो उसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 10 ऐड कर देंगे। और मीन कितना दे रखा है x का? 50 दे रखा है, 10 प्लस 5 इंटू 50, तो 15 टू 5 250 प्लस 10 260। इसमें तो कुछ नहीं करना था, 260। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लेबर नहीं कराएगा वहाँ पे एग्जामिनेशन में। They're just going to ask you simple facts and concepts on statistics। और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज किया जाता है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 61। ये सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, ये 2012 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये देखते हैं क्वेश्चन ऑफ 61। द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 14। अब देखो मीन दे रखा है, सॉरी मीन दे रखा है पहले 3 टर्म्स का 14 है मीन, और नेक्स्ट टू टर्म्स का मीन 18 है। हमसे पूछा है कि पांचों टर्म्स का मिला के
पांचों टर्म्स का मिला के मीन कितना हो जाएगा। तो मीन निकालने के लिए दो ही चीज की आवश्यकता होती है, पहला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दूसरा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले तीन और बचे हुए दो अलग अलग हमें मीन दे रखा है, तो हम इनसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं ना। सिग्मा ऑफ x3 पहले तीन टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, x बार इंटू एन, 14 इंटू 3, दिस विल बी 42। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ x2 कितना आ जाएगा दो टर्म्स का, x बार इंटू एन, x बार 18 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, 36। तो सिग्मा ऑफ x5 कितना आ जाएगा, पांचों का सम, दिस विल बी सिग्मा ऑफ x3 प्लस सिग्मा ऑफ x2, so this will be 42 plus 36, so this will be 78। ठीक है, हमें x बार 5 निकालना है, पांच टर्म्स का सम, पांच टर्म्स का मीन। तो पांच टर्म्स का मीन कैसे निकलेगा, पांच टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जो कि पांच है, पांच टर्म्स का सम 78 हमने निकाला है डिवाइडेड बाय 5, so it will be 15.6, यही आंसर होगा। so option D is the right answer, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला अगर आपको आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मीन पे पूछे जाते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेट अस सी, और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एक है, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। 75th क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एवरेज एज दे दिया आपको, मीन दे दिया, 15 स्टूडेंट्स का एवरेज 15 ईयर्स है, आउट ऑफ देम एवरेज एज, अब 15 में से 5 का एवरेज एज दिया है फिर से 14 ईयर्स है, फिर राइट ऑफ एनदर 9, अब बाकी के 9 का एज दिया हुआ है 16 साल है, तो 9 प्लस 5 14 लोगों का अलग अलग एज दे दिया और टोटल 15 थे, मतलब एक इसमें से बच गया है। तो पूछा है आपसे 15वें स्टूडेंट्स की एज क्या होगी, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा ऑफ x5 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ 15 स्टूडेंट्स, दिस विल बी sigma mean of 15 students into number of observations 15, so this will be 15 into 15 which will be equal to 225। यहाँ से हम पांच लोगों का सम निकाल लेंगे, पांच लोगों का सम क्या आ जाएगा, x bar of 5 into n, so this will be 14 into 5, this will be 70। सिग्मा ऑफ x 9 स्टूडेंट्स का सम कितना आ जाएगा, x bar of 9 into number of observations, so this will be 16 into 9, 144। ओके, अब हमारे पास ये डेटा आ गया, हम इसका क्या करें, अब हमारे पास सम आ गया है 15 स्टूडेंट्स का एज का सम और 5 स्टूडेंट्स के एज का सम और 9 स्टूडेंट्स के एज का सम, तो हमें निकालना है 15 स्टूडेंट्स का, 15 स्टूडेंट की एज क्या होगी, 15 स्टूडेंट की एज क्या होगी, हमें 15 लोगों की एज पता है, उनका सम पता है, उसमें से मैं 5 लोगों का एज जो हमें दे रखा है उसका सम मुझे मिल गया और 9 लोगों का एज उसका भी सम मुझे मिल गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि 15वें बच्चे की एज क्या होगी। सो 15 स्टूडेंट्स की एज का सम 225 है, -70 -144, so the answer will be 225 -70 -114, it will be 41 years, 41। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ, और 11 years, sorry, it will be 11 years,
So the answer A is the right answer. So I hope अब तक तो समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था जहाँ पे हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन के फॉर्मूले से डराइव हुआ जो फॉर्मूला है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। 2014 जून में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 जून में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। आपको दे रखा है, अब ये डिस्क्रीट सीरीज पे आ गया, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किया वो इंडिविजुअल सीरीज का था, ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज पे, जहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? मीन का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है सिग्मा ऑफ एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। ध्यान में ये फॉर्मूला यूज होगा। हमें डेटा दे रखा है, एक्स का दे रखा है 2 4 6 10, 2 4 6 10, और लास्ट में दे रखा है p प्लस 5। ये डेटा अननोन है, पता नहीं हमें। एफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 2 3 1 एंड 2। ठीक है, और हमें मीन दे रखा है। मीन ऑफ डेटा कितना दे रखा है? मीन ऑफ डेटा दे रखा है 6 दे रखा है, ये गिवन है। तो हम यहाँ से x इंटू एफ निकाल लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला काम होगा मीन निकालने के लिए। सो 2 इंटू 3 6 8 18 10 and 2 times p plus 5, so this will be 2p plus 10। इसका सम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? सो सम निकालते हैं 6 plus 8 plus 18, 6 plus 8 plus 10 plus 10, so this will be 52 plus 2p। और सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ का सम कितना है? सो 3 plus 2 5, 5 3 8, 8 to 10 1 11, तो 11 है फ्रीक्वेंसी का सम 11। अब हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। यहाँ से हमें पता चलेगा मीन तो 6 दे रखा है, सिग्मा ऑफ एक्स इंटू एफ वो 52 प्लस 2p है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। 11 को उधर भेज देते हैं तो हमें मिल जाएगा 66 इक्वल्स टू 52 प्लस 2p। इधर सॉल्व कर देता हूँ। सो 2p विल बी इक्वल टू 66 minus 52, 2p will be equal to 14, so p will be equal to 7. Okay, so answer D is the right answer. ठीक है, तो हमने डिस्क्रीट सीरीज और हमने इंडिविजुअल सीरीज पे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है वो हमने समझ लिया। डिस्क्रीट सीरीज में बेसिकली वो एक अननोन वेरिएबल आपको पूछ लेगा, या तो फ्रीक्वेंसी में पूछ लेगा, या तो वेरिएबल में पूछ लेगा, एक्स में पूछ लेगा। ऐसे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। इंडिविजुअल सीरीज में जैसा कि मैंने बताया आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो फॉर्मूला होता है उसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और हम कर चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बतानी है, हम यहाँ पढ़ रहे थे। सो एक चीज़ और जो हमें सीखनी है, हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक चौथी प्रॉपर्टी भी होती है। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी नहीं, वो एक डेरिवेटिव है, उसका क्वेश्चन भी हम अभी करे हुए हैं। अभी जस्ट हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले किया हुआ था, वो हमने कंबाइंड मीन का क्वेश्चन किया हुआ था। एक पॉइंट है कंबाइंड मीन, ठीक है, कंबाइंड मीन। अब मैं वो क्वेश्चन ही ले लेता हूँ।
मैं वो क्वेश्चन ही ले लेता हूँ जो हमने क्वेश्चन किया हुआ था। लेट मी जस्ट चेक क्वेश्चन कहाँ किया था हमने। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा इजी समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ठीक, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल सम निकाल लिया था। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसी का एक इन्होंने उसका छोटा फॉर्मूला दे रखा है कि कंबाइंड मीन, माने इस डेटा में देखो पहले 3 टर्म्स का मीन दे रखा था, फिर उसके बाद 2 टर्म्स का मीन दे रखा था। टोटल में 5 टर्म्स थी। डेटा को उन्होंने 2 पार्ट हिस्से में बांटा, एक 3 टर्म बना दिए, 2 टर्म बना दिए। 3 टर्म का मीन अलग दे दिया, 2 टर्म का मीन अलग दे दिया। आप सोचो कि पांचों का अगर मिला देंगे तो कितना मीन होगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं कंबाइंड मीन। इसका इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया देखना, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब n1 क्या है यहाँ पे, n1 नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का टर्म 3, दूसरा 14 उसका मीन है, दूसरा 2 टर्म्स बचे हुए सिर्फ, उनका मीन कितना है 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। देखना ये लिखा क्या हुआ है, 14 इंटू 3 42 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5। you'll be surprised to see you'll be surprised to see कि यहाँ पे भी हमने वही लिखा हुआ था। अगर आपने कॉपी में इसको नोट किया है तो यू कैन सी इट। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है। कैन यू सी, क्या विजिबल है? सी 78/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम 78/5 लिख रहे हैं। हमने क्या किया, 42 प्लस 36 78, 42 प्लस 36 78, डिवाइड किससे किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन टोटल मीन से। सो फॉर्मूला कहने को है, ये लिखा वही चीज़ हुआ है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर्मूला से एक लाइन में आंसर आ जाता है, अदरवाइज यू हैव टू डू थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। मीन का ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको याद होगा एन मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन्होंने क्या लिखा है, पहले 3 टर्म्स का सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिख दिया, फिर बचे हुए 2 टर्म्स का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख दिया, उसके बाद नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। तो कोई बहुत आई वुड नॉट से कि फॉर्मूला को लर्न करना चाहिए, बट यू कैन डू सो। एग्जामिनेशन में थोड़े से हैंडी क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। और सिर्फ ये दो डेटा पे नहीं, मल्टीपल डेटाज हों तो उन पे भी लग सकता है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं क्या होता है, एक्स बार कंबाइंड, कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, हमने कंबाइंड मीन पे भी क्वेश्चन कर लिया, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पे भी क्वेश्चन देख लिए। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। तो अगर आप देखेंगे तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पढ़ा, अरिथमेटिक मीन पढ़ा। अरिथमेटिक मीन, सो कॉन्सेप्ट 1 था अरिथमेटिक मीन, उसका सब पार्ट था, कॉन्सेप्ट 1 मीन था, उसका सब पार्ट था अरिथमेटिक मीन। सो उसका सब पार्ट बी, सो उसका सब पार्ट बी जो कि पढ़ने जा रहे हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है,
अगर आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, सपोज डेटा x1, x2, x3, x4, x5 से लेके xn तक दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इसका होल nth root of x1 into x2 into x3 to x4 to x5 से लेके xn, ये उसका ज्योमेट्रिक मीन है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये किसके लिए है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए 2, 4 और 3 नहीं लिखते हैं, 6 लिख देते हैं, 2, 4 और 6, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, क्या होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, कितने हैं यहाँ पे? 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्यूब रूट लग जाएगा यहाँ पे, थर्ड रूट, फिर 2 इंटू 4 इंटू 6, तो 24 इंटू 2 48, क्यूब रूट ऑफ 48, यही आंसर हो जाएगा। However, इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में सिर्फ 2 सीरीज के लिए हमें पढ़ना है। इनफैक्ट तीसरी सीरीज जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें भी हम मिड मार्क निकाल के कर सकते हैं, अदरवाइज भी, लेकिन इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होगी? डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे डेटा कैसे दिया होगा आपको, x1 तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी होगी f2, x3 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी f3, सो ऑन एंड सो फॉर्थ करते करते लास्ट में xn होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी fn। इसका ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा nth रूट, या ध्यान रहे यहाँ पे कैपिटल एन है, कैपिटल एन का मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3, x4 की पावर f4 से लेके xn की पावर fn। आप देख सकते होंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ये। Therefore, geometric mean as a measure of central tendency is generally not used. सबसे आसान तरीका था अरिथमेटिक मीन निकालने का। ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इस रूट्स बहुत सारे लगते हैं, सो इट इज नॉट जनरली यूज्ड। जनरल टर्म्स में लोग समझते भी नहीं ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। ओके, ज्योमेट्रिक मीन एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज, आई होप कि अगर आपने वर्ड देखा हो तो यहाँ वर्ड यूज होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक वर्ड आया है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री का मतलब है डायग्राम्स, जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ये सारे डायग्राम बनते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन एक पोजिशनल एवरेज है। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन किसी पोजीशन को डिटरमाइन करता है। कौन सी पोजीशन हो सकती है? वो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है। ओके, सो एक ट्रायंगल में मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट पोजिशनल एवरेज हो सकता है। तो ये पोजिशनल एवरेज है, ये ज्योमेट्री से डिटरमाइन होता है। सो ये चीज़ हमको समझनी है, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो चीज़ हमें पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ जे।
सिलेबस में हम पढ़ लेते हैं, कभी कभी डायरेक्टली प्रॉपर्टीज भी पूछ लेते हैं वो लोग। जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज पूछी जाती है वो पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वही है ज्योमेट्रिक मीन। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हमने देखा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, x1 x2 x3 x4 से लेके xn, इसका हमने nth रूट लिया था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 x3 x4 से लेके xn की पावर 1/n। इंडिसेस में हमने पढ़ रखा है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, log of geometric mean will be equal to log of x1 x2 x3 से लेके xn तक होल पावर 1/n। अगर आपको ध्यान हो लॉगरिथम में अगर लॉग के अंदर किसी की पावर है तो वो बाहर आ जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n log of x1 x2 x3 से लेके xn तक। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको इंडिविजुअल लॉग के साथ एडिशन में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log of x1 प्लस log of x2 प्लस log of x3 so on and so forth, log of xn divided by n। ये log of ज्योमेट्रिक मीन है गाइस, ये log of ज्योमेट्रिक मीन है। और यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। वो आपसे क्या बोलेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा। अगर आपने यहाँ देखा हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से लेकर n तक डिवाइडेड बाय n, ये एक अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है किसका, वेरिएबल्स या फिर ऑब्जर्वेशंस का लॉग ले लिया और उनका मीन निकाल दिया। तो ये जो लिखा हुआ है ना गाइस, ये जो लिखा हुआ है log of x1 log of x2 log of x3 log of xn, ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ है। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ है कब, इंडिविजुअल वेरिएबल्स का लॉग लेने के बाद डिवाइड कर दिया n से, डिवाइड कर दिया n से, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी मीन। मीन तो लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हमें क्या बताता है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे तो हमें ये देखना है कि लॉग ऑफ gm will be equal to arithmetic mean of log of variables, या फिर मैं यहाँ पे observations लिख दूँ, of observations, arithmetic mean of log of observations। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एक स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है एंड दिस कैन कम वेरी हैंडी। डायरेक्टली आपको टिक मार्क करना होगा और बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट में, सी पॉइंट, वो होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 1/x3 so on and so forth 1/xn। इसको इन्होंने शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ i की वैल्यू 1 से n 1 अपॉन एक्स आई। ऑब्वियसली ये जो डेटा है वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, ये इंडिविजुअल सीरीज में लगेगा।
ठीक है। और सीरीज क्या है, x1 x2 x3 से लेके xn तक, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा समझ में नहीं आता हार्मोनिक मीन एक्चुअली होता क्या है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है सपोज 2 4 एंड से 8, इसका हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 3 है यहाँ, डिवाइडेड बाय x1 क्या है 2, तो 1 बाय x1 1 बाय प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7, तो 24/7, जो भी सॉल्व करेंगे डेसिमल में आएगा, जो भी आएगा सॉल्व कर लीजिएगा। वो ये हार्मोनिक मीन है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने के लिए, पहले मैं डिस्क्रीट सीरीज का बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। सो कंटिन्यूअस सीरीज में मिड मार्क निकालना होगा, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स दिया होता है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी होती है। तो मैं इसको इस डेटा को ऐसे लिख देता हूँ कि डेटा आपका कुछ ऐसे दिया होगा, डेटा आपका ऐसे दिया होगा x1 x2 x3 से xn तक, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होगी f1 f2 3 से लेके fn तक, ठीक है। तो इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा, सॉरी कैपिटल एन, कैपिटल में समझ में आ रहा होगा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, सिग्मा एफ, कैपिटल एन कहते हैं, डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ आई से 1 से n तक, 1 से लेके n तक की वैल्यूज जा रही है यहाँ पे, f अपॉन एफ आई अपॉन एक्स आई, ओके। तो इस तरीके से हम हार्मोनिक निकाल सकते हैं। इसका कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है नहीं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कभी कभी इससे सवाल आ जाते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से जो इंडिविजुअल सीरीज में लगते हैं, अदरवाइज से क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक मीन है जिसका हमने क्वेश्चन कर रखा है, जो हमने समझा भी है। सो दिस फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर दो इसको। इसके बाद हार्मोनिक मीन भी एक पोजिशनल एवरेज है। हार्मोनिक मीन में बात कर लेते हैं, हार्मोनिक मीन is used to find average of such data which is represented as value per unit, ठीक है। वैल्यू पर यूनिट का मतलब क्या हुआ सर, वैल्यू पर यूनिट का हुआ मतलब जैसे एग्जांपल स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे स्पीड मेजर होती है किलोमीटर पर आवर में, ओके, टाइम पर सेकंड जो भी यूज होता है पर सेकंड, ओके, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम में कितना वर्क किया पर सेकंड, ओके, कितना वर्क किया पर सेकंड, तो उस केसेस में हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। तो हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन कैसे आएगा ना, आपसे बोलेगा कि अ पर्सन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्पॉट ए टू स्पॉट बी एंड रिटर्न्स बैक एट 220 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बोलेगा मीन निकालो उसका।
आपसे ये नहीं बोलेगा कि इसमें हार्मोनिक मीन निकालना है कि अरिथमेटिक मीन निकालना है। सो क्योंकि वो स्पीड का केस है, वो स्पीड का केस है, इस वजह से हम वहाँ पे हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया हुआ है, लेट अस सी क्वेश्चन कहाँ पे है हार्मोनिक मीन का। लेट मी जस्ट फाइंड आउट। ये देखो, आपसे पूछा है हार्मोनिक मीन निकालना है, क्वेश्चन ऑफ 44, क्वेश्चन ऑफ 44 हार्मोनिक मीन निकालना है। एक मिनट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ऑफ 44 आपको डेटा दे रखा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 से लेके 1/n तक। आपसे बोला गया है हार्मोनिक मीन निकालना है इसका। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n सिग्मा ऑफ i इक्वल्स टू 1/n देन 1/x है। ठीक है, अब n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, 1 से n तक डेटा जा रहा है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है हमें, पहला टर्म 1/x, तो x की वैल्यू 1 है, 1/1। दूसरा टर्म 1/x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/1/3 प्लस सिमिलरली 1/1/n। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे लिख जाएगा डेटा 1 प्लस ये 1/1/2 लिखा हुआ है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली n तक आ जाएगा। अब अगर आप नीचे देखें तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूज होगा फॉर्मूला यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे ऊपर n लिखा हुआ है, नीचे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम लग जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो इट विल बी 2n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1, n से n कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, सो सिंपल हार्मोनिक मीन का सवाल है, सो द आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हार्मोनिक मीन के ऊपर। आप देखेंगे कि सिंपल सिंपल से सवाल पूछे हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 उसने बोल दिया आपसे एवरेज स्पीड क्या है पूरे जर्नी की, एवरेज स्पीड। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोला है लेडी ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न एट अ क्विकर स्पीड, मतलब 20 से ज़्यादा की स्पीड से वो वापस आए, स्पीड हमें पता नहीं है क्या है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 24 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी एवरेज स्पीड आई होगी ना, एवरेज स्पीड, वो अरिथमेटिक मीन नहीं है, वो हार्मोनिक मीन है। ओके, तो ये हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, जो 24 किलोमीटर पर आवर आया है वो हार्मोनिक मीन है, 24 किलोमीटर पर आवर। हमें जाने की स्पीड दे रखी है, आने की स्पीड फाइंड करनी है, रिटर्न जर्नी की, रिटर्न जर्नी की स्पीड फाइंड करनी है। तो दो टर्म्स का दे रखा है ये, है ना, आना और जाना। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2, क्योंकि दो ही टर्म्स दे रखे हैं, तो n की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय 1/20 किलोमीटर पर आवर प्लस दूसरी वाली स्पीड हमें फाइंड करनी है, इसको मैं कह देता हूँ सपोज x स्पीड होगी इसकी।
ठीक है, हार्मोनिक मीन 24 दे रखा है, इक्वल्स टू 1/20, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हार्मोनिक मीन 24 दे रखा है, दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/x। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 1/20 प्लस 1/x will be equal to 2/24, which will be equal to 12, 1/12. So 1/x will be equal to 1/20, sorry, 1/12, 1/12 minus 1/20। तो अगर एलसीएम लेते हैं 60 एलसीएम आ जाएगा, 12 5 60, 2/60, सो 1/30। इंटरचेंज कर लो, अपसाइड डाउन कर लो इसको, इस डेटा को, तो 30 किलोमीटर पर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आ रही तो पॉज करके फिर से देख लें। ओके, तो आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। अगर इसको आप अरिथमेटिक मीन से करोगे तो हो सकता है वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हो सकता है वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हो। आई डोंट थिंक दिया हुआ है, बट एनीवेज स्पीड का केस है तो हम हमेशा हार्मोनिक मीन लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हार्मोनिक मीन के ऊपर, और भी क्वेश्चन हार्मोनिक मीन के ऊपर। सो फिलहाल इतने क्वेश्चंस दिख रहे हैं अभी। एक कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, देन वी विल एंड द क्लास। और चीजें पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लेंगे। हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट किया था, मीन। कॉन्सेप्ट 2, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये आपसे कभी कभी डायरेक्टली एक स्टेटमेंट पूछ लेगा, बोलेगा नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए। सो पहला है, और एनी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। ध्यान रहे पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए पूछा है, और कितने भी ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। दिस इक्वालिटी विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। am will be equal to will be greater than equal to gm will be greater than equal to hm. So this is the inequality। इक्वालिटी का साइन क्यों लगा है? इक्वालिटी का साइन इसलिए लगा है कि if all observations are similar, are same, then am will be equal to gm will be equal to hm। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, मतलब 5 5 5 5 ऐसे दिया हुआ है, कोई डेटा दिया हुआ है, तो उसका आप am निकालेंगे, gm निकालेंगे, hm निकालेंगे, तीनों सेम आएगा। आप करके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर सारे डेटा डिफरेंट है, सारे वेरिएबल्स डिफरेंट है, सारे ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हैं, तो am हमेशा gm से बड़ा होगा और gm हमेशा hm से बड़ा होगा। इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि sum of observations, sum of deviations
deviations about arithmetic mean is 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से 2, 4, 6 और 8। तो डेटा को अरेंज करते हैं 2, 4, 6, 8। ये हमारा क्या है, x है। ठीक है, इसका मीन क्या हो जाएगा, अगर मैं मीन निकालूं x बार, क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, so this will be 20/4, so the mean will be 5 मीन आ गया। हम निकाल लेते हैं x माइनस x बार, इसको हम d कह देते हैं। d मतलब डेविएशन ऑफ ईच वेरिएबल फ्रॉम मीन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 5 आ जाएगा, इट विल बी -3। 4 - 5 आ जाएगा, -1। 6 - 5 आ जाएगा, 1। 8 - 5 आ जाएगा, 3। अब डेविएशन को ऐड कर देते हैं। अगर हम डेविएशन को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है आंसर, -3 -1 -4, उसमें 1 जोड़ेंगे -3 और उसमें 3 जोड़ेंगे 0। डेविएशन 0 आ रहा है और ये हमेशा 0 आएगा, नो मैटर व्हाट एवर द डेटा यू टेक, द डेविएशन, सम ऑफ द डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, इज ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 होगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अब एक और तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कभी कभी वो भी पूछ सकता है, हालांकि उसके ऊपर अभी कोई सवाल आया नहीं है, बट आईसीआई का भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। तीसरा, फॉर एनी 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, कोई भी 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस है, हम मान लेते हैं कि वो ए है और बी है, इसका मतलब ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं, मोर देन 0। ठीक है, तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इट विल बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस a + b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, और हमारा हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, दिस विल बी n डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया है, 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो a + b अपॉन ए बी आ जाएगा। तो ये जो ए बी है ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा फाइनली 2ab डिवाइडेड बाय a + b। ठीक है, अब हम इनमें एक रिलेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे gm लिखा हुआ है, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड इस जगह पे, तो हमें मिल जाएगा gm स्क्वायर विल बी इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी और ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें एक रिलेशन निकालना है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस के लिए है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या हमने इनइक्वालिटी निकाली थी, am will be greater than equal to gm will be greater than equal to hm, लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो यहाँ पे ये इक्वालिटी, ये एक फॉर्मूला बन जाता है 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, a b डिवाइडेड बाय, इस 2 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये a प्लस बी बाई 2 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, जी एम स्क्वायर, और a प्लस बी अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, am। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया है, यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आया है कि एच एम
HM will be equal to GM square अपॉन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को अगर मैं उधर भेज दूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, GM स्क्वायर इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन इंटू अरिथमेटिक मीन। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दिस इज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दिस इज वैलिड। ये वैलिड होगा फॉर ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस, सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस के लिए वैलिड है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड माई क्लास राइट नाउ। हमने अरिथमेटिक मीन में अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया है, हार्मोनिक मीन पढ़ लिया है। तीनों में अलग अलग तरीके से ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालना है, अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालना है हमने देख लिया। रिलेशनशिप देख लिया अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बीच का। टुमारो नेक्स्ट क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग विद मीडियन, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट चेक आउट आपके जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल होता है उसमें हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, स्पेशली मीन के केस में। सो अरिथमेटिक मीन है, मिड मार्क है, देन मीडियन, वो में हमें कल पढ़ना है मीडियन को, द बेस्ट लेक्चर्स। सो यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। सो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट। ओके, सो सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।